तो आज हम बात कर रहे हैं गौर गोपाल दास की किताब जीवन का अद्भुत दर्शन के बारे में। हाँ, और ये एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं बिल्कुल। कि भाई इस भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन और उद्देश्य कैसे पाया जाए। सही। और ये सवाल पूछने वाला भी कोई आम लेखक नहीं है। हाँ वही तो, वो पुणे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हेवलेट पैकर्ड में काम कर चुके हैं और फिर सब कुछ छोड़कर एक साधु बन गए। और उनका यही जो अनोखा अनुभव है ना, वो इस किताब के सेंट्रल आइडिया को जन्म देता है। क्या है वो आइडिया? वो कहते हैं कि जीवन एक गाड़ी की तरह है और उसके 4 पहिए हैं। 4 पहिए? हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे रिश्ते, हमारा कामकाज और हमारा सामाजिक योगदान। और इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है, जो इसे दिशा देता है, वो है आध्यात्मिकता। दिलचस्प। मतलब अगर एक भी पहिए की हवा निकल गई तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी, चाहे बाकी 3 कितने ही मजबूत क्यों ना हो। हाँ, और मुझे लगता है कि हम अक्सर सबसे ज्यादा ध्यान कामकाज वाले पहिए पर ही, उसी में हवा भरने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, बाकी पहियों की खबर ही नहीं रहती। इसीलिए आज की हमारी जो ये बातचीत है, उसका मिशन भी यही है। हम इस गाड़ी के पहले और शायद सबसे जरूरी पहिए, व्यक्तिगत जीवन, हाँ, व्यक्तिगत जीवन पर गहराई से बात करेंगे। हम उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक मजबूत आंतरिक नींव बनाने में मदद करते हैं, जैसा किताब में समझाया गया है। और इसे समझने के लिए किताब में कहानी है, हैरी की। हाँ, हैरी की कहानी। बाहर से देखे तो उसकी जिंदगी तो परफेक्ट लगती है। बिल्कुल, IIT बॉम्बे, फिर हार्वर्ड से MBA। एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर, मुंबई के वर्ली में आलीशान घर, एक चमचमाती लेक्सस कार, मतलब एक सफलता की कहानी है। लगती है, पर है नहीं। यही तो कहानी का असली मोड़ है। अच्छा। बाहर से इतनी सफलता के बावजूद हैरी अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करता है, फंसा हुआ। सब कुछ होते हुए भी हाँ। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा। वो अपने माता पिता के अधूरे सपनों का बोझ ढो रहा है। IIT जाना उसका सपना था ही नहीं, उनके माता पिता का था। ओहो, तो अब सब कुछ पाकर भी उसके हाथ खाली हैं। बिल्कुल। किताब में वो एक ट्रैफिक जैम वाली मिसाल है, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, जैसे आपने दुनिया की सबसे तेज, सबसे महंगी गाड़ी तो खरीद ली, लेक्सस। हाँ, पर आप उसे चलाने के लिए सड़क खरीदना भूल गए, तो उस गाड़ी की सारी रफ्तार, सारी ताकत बेकार है। और वो सड़क है हमारा आंतरिक मन। वही, अगर वहां जाम लगा है तो बाहर की लेक्सस आपको कहीं नहीं ले जाएगी। तो हैरी की कहानी हमें एक बहुत बड़े विचार से जोड़ती है कि बाहरी दुनिया में मिली सफलता और मन की भीतरी शांति या खुशी, ये 2 बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। हम अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो अगर बाहरी सफलता खुशी की गारंटी नहीं है, जैसा हैरी की कहानी से साफ है, तो फिर हम खुशी गलत जगह ढूंढ रहे हैं। किताब के मुताबिक असली चाबी कहाँ है? किताब कहती है कि इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास से। और वो क्या है? आभार, ग्रेटिट्यूड। आभार। लेखक अपना एक बहुत ही निजी अनुभव बताते हैं कि एक बार वो अपने गुरु राधानाथ स्वामी के पास गए, शिकायतों की एक लंबी लिस्ट लेकर। अच्छा, शिकायतें। हाँ, कि आश्रम का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, मतलब हर चीज में उन्हें कोई ना कोई कमी नजर आ रही थी। तो एक आम बॉस या मैनेजर तो शायद उन शिकायतों को हल करने में लग जाता, पर उनके गुरु ने क्या किया? उनके गुरु का जवाब बहुत ही अलग था। उन्होंने लेखक की एक भी शिकायत का सीधा जवाब ही नहीं दिया। तो फिर क्या किया? बल्कि उन्होंने उन सभी अच्छी चीजों पर ध्यान दिलाया जो उस समुदाय में हो रही थी। लोगों का समर्पण, उनकी निस्वार्थ सेवा, भक्ति। मतलब उन्होंने पर्सपेक्टिव बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने सिखाया कि जब हमारा मन सिर्फ नकारात्मकता पर अटक जाता है, तो हम न सिर्फ अच्छी चीजों को देखना बंद कर देते हैं, बल्कि उन समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता भी खो देते हैं। हम समाधान का हिस्सा बनने के बजाय खुद एक समस्या बन जाते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए किताब में एक ऐसी मिसाल है जो मेरे तो दिमाग में बस गई है। वो जीभ वाली? हाँ, हमारी जीभ। हमारे मुंह में 32 साफ सुथरे स्वस्थ दांत हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी जीभ बार बार कहाँ जाती है? उसी एक जगह पर जहाँ दांतों के बीच जीरे का एक छोटा सा दाना फंसा हो। हाँ, वो उन 31 साफ दांतों को जैसे भूल ही जाती है। और हमारी आदत भी तो यही है ना? बिल्कुल यही है। जीवन की अनगिनत अच्छी चीजों को छोड़कर हमारा ध्यान सिर्फ 1-2 समस्याओं पर ही अटका रहता है। और यहीं से हम आभार के मूल सिद्धांत पर आते हैं। किताब में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है। बताइए। खुश लोग आभारी नहीं होते, ये आभारी लोग हैं जो खुश होते हैं। वाह! मतलब खुशी आभार का परिणाम है, कारण नहीं। एग्जैक्टली। हम ये सोचकर इंतजार नहीं कर सकते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम आभारी होंगे। बिल्कुल। बल्कि जब हम जो हमारे पास है
उसके लिए आभारी होना शुरू करते हैं, तब खुशी अपने आप आती है। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है, और वो ये कि क्या भयानक परिस्थितियों में भी आभारी होना संभव है? बहुत जरूरी सवाल है ये। हाँ, मतलब जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो, कोई अपना बीमार हो, नौकरी चली गई हो, तब कोई कैसे आभार महसूस कर सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब देने के लिए किताब में गंधर्विका नाम की एक 4.5 साल की बच्ची की दिल को छू लेने वाली कहानी है। गंधर्विका को एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर किस्म का कैंसर हो गया था, जो इंसानों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ट्यूमर माना जाता है। ओह, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि उसके परिवार पर क्या बीती होगी। हाँ, ऐसी स्थिति में तो किसी का भी दिमाग नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है क्या? कि उसके परिवार ने उस मुश्किल समय में आभार का अभ्यास किया। क्या मतलब? अपनी बेटी की बीमारी के लिए आभारी थे? ये कैसे हो सकता है? नहीं, जाहिर है वे बीमारी के लिए आभारी नहीं थे। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वे उस मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों, अपने परिवार और समुदाय से मिले प्यार और समर्थन के लिए आभारी थे। अच्छा, तो इस तरह से? बिल्कुल। किसी दोस्त का उनके दूसरे बच्चों को स्कूल ले जाना, किसी रिश्तेदार का उनके लिए घर का बना खाना भेजना, हजारों लोगों की प्रार्थनाएं। इन सब चीजों ने उन्हें उस दर्द से लड़ने की ताकत दी। हाँ, और ये आभार की एक बहुत गहरी समझ है। आभार का मतलब सिर्फ अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलना नहीं है। इसका असली मतलब है मुश्किल से मुश्किल समय में भी सहारे के उन छोटे छोटे स्रोतों को पहचानना। के लिए आभार एक मरहम की तरह था, जिसने उन्हें टूटने से बचाया। ये समझ तो बहुत गहरी है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? हमारी जिंदगी तो इतनी तेज है कि रुककर कुछ भी सराहने का वक्त ही नहीं मिलता। और इसी भागदौड़ को दिखाने के लिए किताब में जोशुआ बेल के उस मशहूर प्रयोग का जिक्र है। हाँ, वो वायलिन वादक। दुनिया के सबसे महान वायलिन वादकों में से एक। 2007 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने जोशुआ बेल को साधारण कपड़ों में एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन पर खड़ा कर दिया और उन्होंने 45 मिनट तक अपने $3.5 मिलियन के वायलिन पर दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत बजाया। और नतीजा? मुझे डर है कि मैं भी शायद उन लोगों में से होता जो बस भागते हुए निकल जाते। और आप अकेले नहीं होते। उस 45 मिनट में 1000 से ज्यादा लोग उनके पास से गुजरे। 1000 से ज्यादा? हाँ, लेकिन सिर्फ 7 लोग थे जो 1 मिनट के लिए भी उन्हें सुनने रुके। सिर्फ 7? बाकी सब अपनी भागदौड़ में लगे रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि दुनिया का एक महानतम कलाकार उनके सामने मुफ्त में प्रदर्शन कर रहा है। ये सुन के थोड़ा दुख भी होता है। हम सब उस भीड़ का हिस्सा हैं, अपने फोन में, अपनी चिंताओं में इतने डूबे हुए हैं कि सामने खड़ी खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। सही बात है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें हर वक्त रुककर हर चीज को घूरते रहना होगा? नहीं, ऐसा नहीं। किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है। आभार लॉग लिखना। आभार लॉग मतलब एक डायरी? हाँ, एक डायरी की तरह, जहां आप रोज बस कुछ मिनट निकालकर उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके 3 सरल सिद्धांत हैं। क्या है वो? पहला है पहचान, यानी उन अच्छी चीजों को पहचानना जो आपके जीवन में है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह की चाय का कप, किसी दोस्त का फोन, या बस ये कि आप आज सुबह उठे? बिल्कुल। दूसरा है याद रखना, यानी उन पलों को, उन लोगों को याद करना जिन्होंने आपकी मदद की है। और तीसरा? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। मतलब उस आभार को सिर्फ महसूस ना करना, हाँ, बल्कि उसे व्यक्त भी करना। हाँ, बदले में कुछ अच्छा करके, चाहे वो एक धन्यवाद कहना हो या किसी और की मदद करना। तो ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे दिमाग के उस जीरे के दाने पर अटकने वाले पैटर्न को तोड़ता है और उसे 31 साफ दांतों को देखने के लिए ट्रेन करता है। लेकिन अक्सर आभार महसूस करने के रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारी चिंताएं। हम अच्छी चीजों पर ध्यान कैसे दें जब हमारा दिमाग भविष्य की किसी आशंका में उलझा हो? किताब इस चुनौती से कैसे निपटती है? आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। आभार और चिंता ये एक ही दिमाग में एक साथ नहीं रह सकते। सही है। और किताब में लेखक यहाँ भी अपनी एक निजी कहानी बताते हैं। एक बार उनका एक वीडियो वायरल हो गया था। अच्छा। उन्होंने एक भाषण में एक मजाक किया था जिसे किसी ने संदर्भ से काटकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्हें डर था कि इससे उनकी और उनके आश्रम की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ, उस रात उन्हें नींद नहीं आई होगी। दिमाग में हजार तरह के क्या होगा अगर चल रहे होंगे। बिल्कुल।
वो बताते हैं कि उनका दिमाग लगातार चल रहा था, लोग क्या सोचेंगे, क्या मुझ पर कोई केस कर देगा। लेकिन फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें एक बहुत ही सरल फ्लो चार्ट भेजा, जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। एक फ्लो चार्ट चिंता के लिए? हाँ, उसका तर्क बहुत सीधा था। पहला सवाल, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? अगर जवाब नहीं है, तो चिंता क्यों करें? ठीक है। अगर जवाब हाँ है, तो अगला सवाल, क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर चिंता क्यों करें भई? जाइए और उसे कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो? और अगर इसका जवाब नहीं है, तो फिर चिंता क्यों करें? क्योंकि आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। ये फ्लो चार्ट सुनने में तो बहुत बहुत तार्किक और सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हमारा जो इमोशनल दिमाग है वो इस तर्क को इतनी आसानी से नहीं मानता। चिंता तो तर्क से परे होती है। बहुत अच्छा सवाल है। और किताब ये दावा नहीं करती कि ये कोई जादुई गोली है। कि इसे खाते ही चिंता गायब हो जाएगी? नहीं, ये एक अभ्यास है, एक मानसिक कसरत। लेखक कहते हैं कि जब भी चिंता का दौरा पड़े, तो जानबूझकर अपने विचारों को इस फ्लोचार्ट से गुजारें। बार बार? हाँ, पहली बार शायद कोई असर ना हो, दूसरी बार भी ना हो, लेकिन बार बार ऐसा करने से हम अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखा रहे होते हैं। हम उसे सिखा रहे होते हैं कि एक्शन लेने और स्वीकार करने के बीच में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है जिसमें समय लगता है। बिल्कुल। और अब तक हमने जिन भी बातों पर चर्चा की है, चाहे वो आभार हो या रुककर सराहना करना या चिंता से मुक्ति का ये अभ्यास, ये सब एक नींव पर टिकी हैं। और किताब के अनुसार वो नींव है आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे साधना भी कहते हैं। ये व्यक्तिगत जीवन के पहिए का सबसे मजबूत आधार है। किताब में 3 तरह के कनेक्शन या जुड़ाव का वर्णन है जो इस बात को और साफ करता है। हाँ, पहला है स्वयं के बाहर का कनेक्शन, मतलब दुनिया, काम और रिश्तों से हमारा जुड़ाव। हम ज्यादातर समय इसी में उलझे रहते हैं, जो कि जरूरी भी है लेकिन अधूरा है। दूसरा है स्वयं के भीतर का कनेक्शन, यानी आत्मचिंतन, खुद को समझना। आभार लॉग या चिंता वाला फ्लो चार्ट इसी में मदद करते हैं। सही। और तीसरा और सबसे गहरा है स्वयं से ऊपर का कनेक्शन, यानी किसी उच्च शक्ति से जुड़ाव, जिसे आप ईश्वर या ब्रह्मांड कुछ भी कह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि असली ताकत, असली सहारा हमें इसी तीसरे कनेक्शन से मिलता है। और इस कनेक्शन को बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, और ध्यान को समझाने के लिए किताब में हवाई जहाज का एक बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, वो क्या है? जब आप हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं, तो आप जमीन की सारी समस्याओं से, ट्रैफिक, भीड़, शोर, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल। ध्यान भी हमारी चेतना के साथ यही करता है। ये हमें हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी समस्याओं से ऊपर उठाकर एक शांत और स्थिर दृष्टिकोण देता है। मतलब ध्यान हमें समस्याओं से भगाता नहीं है, बस उन्हें देखने का नजरिया बदल देता है। ऊंचाई से सब कुछ छोटा और ज्यादा मैनेजेबल लगने लगता है। और हवाई जहाज की तरह ही, भले ही आपको तुरंत प्रगति ना दिखे, पर कुछ घंटों बाद आप खुद को हजारों मील दूर एक नई जगह पर पाते हैं। ध्यान भी धीरे धीरे हमें एक बेहतर और शांत मानसिक अवस्था में ले जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें, तो हमने व्यक्तिगत जीवन के पहिए को मजबूत करने के कुछ जरूरी सिद्धांत समझे। इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि बाहरी सफलता आंतरिक खुशी की गारंटी नहीं है, और खुशी की असली कुंजी आभार में छिपी है। और इस आभार का अभ्यास करने के लिए हमें जीवन की भागदौड़ में रुकना सीखना होगा। एक आभार लॉग जैसी आदतें अपनानी होंगी। और जब चिंता रास्ते में आए तो उसे उस तार्किक फ्लो चार्ट से चुनौती देनी होगी, ये समझ करके क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। और इन सब अभ्यासों के मूल में है एक आध्यात्मिक साधना, जैसे कि ध्यान, जो हमें एक मजबूत आंतरिक सहारा देता है। बिल्कुल। चलते चलते हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो किताब की उसी जीरे वाले दाने की मिसाल से जुड़ा है। हाँ, सवाल ये है कि अगर हमारा मन उस जीभ की तरह है जो हमेशा दांत में फंसे एक छोटे से दाने पर ही ध्यान देता है, तो इस वक्त मन किस दाने पर अटका हुआ है? और वे 31 दूसरे साफ दांत कौन से हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है?